हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस प्यारा सेशन में जहां हम की आरआरबी ग्रुप डी साइंस को देख रहे हैं। आरआरबी ग्रुप डी साइंस को तैयार करने के लिए हमें आप सभी को भी पता है कि एनसीईआरटी का कितना रोल होता है और एनसीईआरटी में 9th के एनसीईआरटी को हमें देखना है क्योंकि समय बहुत कम बची हुई है। तो इसी में हम आज 9th के साइंस का चैप्टर 2 को देखने वाले हैं, जहाँ की चैप्टर 2 का नाम है हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो चलिए हम देखते हैं। ठीक है, तो आप बने रहेंगे शुरू से अंत तक। ठीक है, तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। कहते हैं कि कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल, जल या जूस शुद्ध है। कैसे जान सकते हैं? चलिए यहाँ पे कोई तो टिप दिया होगा, उसी के थ्रू जानेंगे। तो कहता है कि रसोई में उपयोग की जाने वाली कुछ वस्तुएं, जो कि दे रखा है नमक, घी, दूध, शुद्ध दूध। क्या आप कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? तो सभी लोगों ने दिया होगा। सभी डिब्बा पर लिखा रहता है शुद्ध। तो कहता है कि एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है। यह शुद्ध नहीं है। सही बात, कोई भी पदार्थ शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें किसी न किसी चीज की मिलावट है। ठीक है, उदाहरण के लिए दूध जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। सही बात। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है, तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ का एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? शुद्ध पदार्थ हम उसे कहेंगे, एक शुद्ध पदार्थ, क्या लिखा है, एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो हम शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे? वैसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब उसके आगे क्या कहता है? जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, तो हमें पता है कि हम पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण है। मतलब हमारे आसपास जितने भी पदार्थ देखने को मिलते हैं, वो सभी किसी न एक, दो या दो से अधिक चीजों का मिश्रण है। कोई पदार्थ शुद्ध नहीं है। हम शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे? तो शुद्ध पदार्थ उसे कहेंगे जो भी पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो, तो उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो आगे हमारा टॉपिक है मिश्रण। मिश्रण क्या है? तो चलिए देखते हैं। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि जल में, अब इधर देखते हैं, हम जानते हैं कि जल में क्या 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 होता है। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड की वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जाता है। ठीक है, यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है, क्योंकि यह एक ही प्रकार के शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। आप फिर से देखेंगे, कहता है कि यहाँ से यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है,
कि सोडियम क्लोराइड कैसा पदार्थ है। सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है। इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि एक ही प्रकार के शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। सही बात है। और शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। यानी यदि कोई शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त होगा, उसका अभिलाक्षणिक गुण एक समान होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। यानी कोई भी पदार्थ बना होता है वो मिश्रण से बना होता है, मिश्रण से भी बना होगा या दो से अधिक अवयवों से बना होगा, तो हो सकता है दोनों अवयव शुद्ध हो। मतलब एक पदार्थ में दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ हो सकते हैं। ठीक है, एक मिश्रण में। अगला है मिश्रण के प्रकार। अगला हमारे पास प्रश्न है मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण के प्रकार अवयवों के प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। पहला, क्रियाकलाप। इसे भी देखना बहुत जरूरी है। कक्षा को अ, ब, स, द समूह में बांटे। एक बीकर जिसमें 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो। समूह अ को दे, क्या लिखा है, 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो। समूह अ को दो। समूह ब को एक बीकर में 50 ml जल तथा 2 चम्मच कॉपर सल्फेट। उसके बाद है कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक समूह 100 और 2 को दें। दोनों अवयवों का पृथक मात्रा दें। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, अब पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें। उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। समूह अ और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है। समूह और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। इसी तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं अथवा विलयन कहते हैं। इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे जल में नमक और जल में चीनी। दोनों समूहों से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। एक प्रश्न यह बन सकता है, एक प्रश्न आप इसे भी याद करेंगे। अब पृथक कहाँ गया, यहाँ देखिए। अब पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें। उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। समूह और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। इसी तरह के मिश्रण को समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, तो समांगी मिश्रण उसे कहते हैं जिसका रंग और बनावट के आधार पर जिसका बनावट और रंग समान हो, मतलब एक ही प्रकार से बना हो, तो उसे क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। यानी जिसकी बनावट समान होती है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं या विलयन कहते हैं। उसके बाद प्रश्न है, कहाँ गया, समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जल में नमक और जल में चीनी। दोनों समूहों से प्राप्त घोलों के रंगों की तुलना
करें। यद्यपि दोनों समूहों के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, ठीक है, दोनों समूहों के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक है। यानी पृथक का मतलब होता है कि अलग अलग है। तो यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संघटन रख सकते हैं। समांगी मिश्रण पृथक पृथक संघटन रख सकते हैं। समूह 100 और 2 ने जो मिश्रण प्राप्त किया है, उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक है। इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। यानी वैसे मिश्रण जिसका अंश भौतिक दृष्टि से अलग हो, यानी भौतिक क्रियाकलाप से अलग हो, तो उसे इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल और तेल विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। आप देखेंगे, यानी मतलब ऐसा विषमांगी मिश्रण उसको कहेंगे कि जो उस एक के अंदर एक घुल जाए, नहीं घुल पाए तो उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे आप बालू और पानी को मिलाएंगे तो क्या कभी घुल सकता है? जैसे मतलब चीनी और वो पानी को मिलाएंगे वो घुल जाता है, वैसे घुल पाएगा? तो नहीं घुल पाएगा। यानी वैसे चीज जो मतलब भौतिक दृष्टि से अलग हो, उसे ही हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। आप इसे याद कर सकते हैं कि इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं जिसके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक है। एग्जाम्पल के लिए सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, ये दोनों तो एक साथ मिल नहीं सकता। उसके बाद नमक और सल्फर, इसको भी मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा। और जल और तेल देखेंगे कि आप यदि कभी कभी पानी में तेल गिर जाता है तो वो ऊपर ऊपर ही तैरते रहता है, ठीक है। तो ये सभी है विषमांगी मिश्रण के उदाहरण। आगे देखते हैं, वही क्रियाकलाप है। कहता है कि आइए पुनः कक्षा को 4 समूहों 100 व 2 में बांटें। प्रत्येक समूह को नीचे दिए हुए नमूने में से एक दें। समूह अ को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दें। समूह ब को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दें। समूह 100 को चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा दें, ठीक है। समूह 2 को दूध या स्याही की कुछ बूंदे दें। छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने को कहें। क्या कण जल में दिखाई देते हैं? पहला क्या था कि समूह को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दे। समूह ब को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दे। समूह 100 को चौक का चूर्ण या गेहूं आटा दे। समूह 2 को दूध या स्याही दे। तो यहाँ कहता है समूह कांचों को छड़ की सहायता से नमूने को जल में मिलाने को कहें। क्या कण जल में दिखाई देते हैं? यहाँ पे क्या कण में जल दिखाई देते हैं? क्या कण जल में दिखाई देते हैं? नहीं दिखेगा, किसी में दिखेगा, किसी में नहीं दिखेगा। अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर के ऊपर डालें और इसको सामने से देखें। क्या प्रकाश की किरणें का मार्ग दिखाई देता है? ये सब तो ऊपर। इसके बाद अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दे। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर ले। क्या मिश्रण स्थिर है या क्या कहता है? क्या मिश्रण स्थिर है या कुछ समय के बाद कुछ नीचे बैठना शुरू हो गया? सीधी सी बात है कि आप यदि वो आटा को घोले होंगे तो वो कुछ समय बाद आप शरबत ही घोलते हैं तो चीनी यदि नहीं घुल पाता पूरा तो छोड़ देने के बाद वो बैठ जाता है। तो मिश्रण को छान लें। क्या छानक पत्र पर कुछ शेष बचा है? सीधी सी बात है, बचेगा ही। तो कक्षा में परिणामों पर चर्चा करें। इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयत्न करें। समूह और वो एक विलयन पाते हैं। समूह स्व एक निलंबन पाते हैं। समूह और वो एक विलयन पाते हैं। विलयन पाने का मतलब हुआ कि वो पूर्णतः घुल जाती है, ठीक है। यानी क्रिस्टल में सोडियम क्लोराइड, वही था ना, सोडियम क्लोराइड क्या थी? वही थी सोडियम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में आटा घुल जाता है। इसी कारण क्या मिलता है? हमें विलयन मिलते हैं।
विलयन पाते हैं और समूह 100 एक निलंबन पाते हैं और समूह 2 एक कोलाइडी विलयन पाता है। ठीक है, आगे देखते हैं ये क्रियाकलाप है, किस तरह से करना था, किस तरह से आप किए होंगे, यदि किए होंगे तो ये था। लेकिन ये सब उतनी ध्यान देने योग्य बात नहीं है। हम जिसे अंडरलाइन करते हैं आप उसे ज़रूर याद करेंगे एक बार, मतलब ये PDF जब आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में तो एक बार आप इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। पदार्थ से आप क्या समझते हैं? पदार्थ, हमारे उपयोग की सभी चीज़ें पदार्थ हैं। समांगी और विसमांगी मिश्रण में अंतर बताएं। समांगी मिश्रण उसे कहते हैं जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूर्णतः घुल जाए, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। विसमांगी मिश्रण वैसे पदार्थ जो कि एक दूसरे में घुले नहीं, उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण भी दे सकते हैं आप। ठीक है, दिया हुआ है जैसा पीछे आप पढ़े होंगे। उसके बाद विलयन है। विलयन क्या है? विलयन वही है या समांगी मिश्रण है। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल सोडा क्या ऐसे पढ़े, ऐसे 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 अच्छा रहेगा, ऐसे ही पढ़ते हैं। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस द्रव्य या गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन और गैसीय विलयन भी होते हैं। क्या सही बात है? कहता है कि विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा जल। नींबू जल में जैसे नींबू और पानी का मिश्रण होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? जब नींबू अच्छी सी मिल जाए तो आपको देखने से नहीं पता चलेगा कि उसमें नींबू डाला हुआ है। ठीक है, यही हो गई समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। तो एग्जाम्पल के लिए नींबू जल, सोडा जल आदि है विलयन के उदाहरण। प्राय हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस द्रव्य या गैस मिले हो, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन और गैसीय विलयन भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक विलयन के कणों में समांगित होती है। एक विलयन के कणों में समांगित होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। ठीक है, इसे भी जाने। मिश्र धातु है, किसे कहते हैं? ये धातु के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है। मिश्र धातु को भी मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटक के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संघटन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल, जिंक 30% और कॉपर 70% का मिश्रण। सही बात है, ये सभी मिश्र। पीतल जो होती है वो मतलब पीतल किसे कहते हैं? पीतल में जिंक 30% होता है और कॉपर 70% होता है, उसी को पित्तल कहते हैं। तो ये हो गए मिश्र धातु, और मिश्र धातु को हम विलयन भी कहते हैं, यानी समांगी मिश्रण भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है किसी विलयन को दो भागों विलायकों और विलयनों में बांटा जाता है। यानी आपसे पूछेगा कि विलयन का कितना भाग होता है, तो 2 भाग विलायक और विलयन में बांटा जाता है। तो विलयन का वह घटक जिनकी मात्राएं दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, यानी विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, यानी जिसका अधिक होता है उसे विलायक कहते हैं,
और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। सही बात है, जिनकी मात्रा अधिक होती है उसको हम विलायक कहते हैं। और विलयन का वह घटक जो प्राय कम होता है उसे विलायक में घुला होता है उसे विलय कहते हैं। मतलब जिसकी मतलब जैसे शरबत में पानी की मात्रा अधिक है तो हम पानी को विलायक कहेंगे, और चीनी की मात्रा कम होती है तो इसे हम विलय कहेंगे। ठीक है, समझ सकते हैं। यहाँ पे दी भी रखी है, चीनी और जल के विलयन में एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है, इसमें चीनी विलय है। बोला ना, यहाँ पे चीनी विलय होगा और जल विलायक होगा। उसके बाद है आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, जिसे टिंक्चर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। इसमें आयोडीन विलय होगा और अल्कोहल विलायक होगा। उसके बाद है वातयुक्त पेय सोडा, जल, कॉक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में होते हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय होगा और जल विलायक होगा। वायु गैस में गैस का विलय यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का समांगी मिश्रण होता है। क्या है कि वायु गैस में गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है, और वायु में दूसरी गैसों की मात्रा बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है, जिसे हम क्या कहेंगे, विलय। ठीक है, उसके बाद है विलयन के गुण। आप इसे जरूर याद करेंगे, ये विलयन के गुण। ठीक है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। विलयन के गुण, विलयन एक समांगी मिश्रण है। उसके बाद विलयन के कण व्यास में 1 nm यानी 10⁻⁻⁹ यानी 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते, इसलिए वे आंख से देखे नहीं जा सकते। यानी विलयन के कण का व्यास क्या होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, मतलब 1 नैनोमीटर मान सकते हैं। तो ये आंख से देखे नहीं जा सकते। उसके बाद है अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि यदि किसी विलयन से प्रकाश को गुजारा जाए तो क्या हम उसे देख सकते हैं? तो नहीं, हम उसे नहीं देख सकते। ठीक है, उसके बाद है छानने की विधि द्वारा विलयन के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता है। सही बात है। आप यदि चीनी को पानी में मिला देते हैं, आप छानने का कोशिश करेंगे कि छान के हम चीनी को निकाल लें, तो ये संभव नहीं है, तो नहीं किया जा सकता। विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन अस्थायी है। विलयन कैसी पदार्थ है? विलयन अस्थायी है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि विलयन कैसी पदार्थ है, तो विलयन अस्थायी पदार्थ है। उसके बाद आता है विलयन की सांद्रता हम पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह अ और समूह ब के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंग के विलयन है। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक मात्रा में विलायक और विलय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनुसांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द है। क्रियाकलाप 2.2 में समूह अ द्वारा विलय समूह ब की तुलना में तनु है। ये उतना खास नहीं है, आप इसे देखें। दो पृथक बीकरों में ये भी क्रियाकलाप क्या है देखना। आप इसे देखें।
क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड को जल में घोली गई मात्राएं बराबर है? क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्राएं अधिक है, बराबर है, मात्रा बराबर है? किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की क्षमता होती है। दूसरों शब्दों में हम दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलयन के पदार्थों की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है इसकी घुलनशीलता कहलाती है। फिर से पढ़ेंगे। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की क्षमता होती है। सही बात है, विलयन की जितनी क्षमता होगी उतनी ही पदार्थ घुल सकती है। उसके बाद है कि जितना विलयन की क्षमता होती है, दूसरे शब्दों में हम दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन के विलेय पदार्थ नहीं घुल सकता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? जो दिए गए तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। उसके बाद है यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। प्रश्न है और यहाँ मतलब वो टॉपिक है कि यदि एक विलयन में विलेय पदार्थों की मात्रा संतृप्त से कम है, संतृप्तता जितनी है उससे भी कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि विलयन में विलेय पदार्थों की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें तथा उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? उपरोक्त दिए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न होती है। विलयन की मात्रा यानी द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थों की मात्रा को विलायक की सांद्रता कहते हैं। प्रश्न आएगा कि सांद्रता किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे कि विलायक की मात्रा, यानी यदि पानी की मात्रा 2 लीटर है तो वही हो जाएगी विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थों की मात्रा, यानी यदि 200 ग्राम चीनी तो 200 ग्राम चीनी को मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। यानी विलयन की सांद्रता यदि पूछेगा 2 लीटर पानी में चीनी की क्या सांद्रता है तो हम कह सकते हैं कि 2 लीटर पानी में चीनी की 200 ग्राम सांद्रता है। तो इसी को हम सांद्रता कहते हैं। आशा है कि आप समझ पाएंगे। तो उसके बाद है विलयन की सांद्रता को हम दर्शाने के लिए बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, यानी विलेय पदार्थों की मात्रा यानी कितना उसमें विलय हो सकता है, यानी तो और उसके बाद विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। दूसरा है द्रव्यमान या विलयन के आयतन प्रतिशत, यानी आयतन प्रतिशत विलेय पदार्थों का द्रव्यमान गुणे विलयन का आयतन गुणे 100। यही हो जाएगा। सेम है, ठीक है, प्रतिशत ही निकाल लें। अब आगे देखते हैं विलयन के आयतन या आयतन प्रतिशत। विलयन तो इससे निकालने के लिए विलेय का आयतन बट्टे विलयन का आयतन इंटू 100, यहाँ पे इंटू होगा, यहाँ पे नहीं दे रखा इंटू 100, ठीक है। उदाहरण
2.1 1 बिलियन के 320 ग्राम विलायक में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है। आपको बताया था ना, मैं पहले ही बता दिया था, ठीक है, कि 2 kg में तो वही 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है। विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। तो सांद्रता का परिकलन करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, 40 ग्राम और टोटल इसे जोड़ेंगे तो 320 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 360 गुने का 100, ऐसे बन सकता है। 4 से काटेंगे 9 बार में कटेगा, यानी 100/9 हो गया, यानी 11.11 ऐसे ही आएगा, यही उसकी सांद्रता हो जाएगी। देखते हैं क्या दे रखा है हल में, क्या दे रखा है, मिल गई ना, वही है। विलय पदार्थों का द्रव्यमान 40 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान 100 ग्राम। हम जानते हैं कि विलयन का द्रव्यमान विलय पदार्थों का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान बराबर 320 प्लस 40 360 हो जाएगा। उसके बाद विलायक प्रतिशत निकालना है, 40 गुने 360 यानी 11.11। अब आगे आपके लिए प्रश्न बनता है कि निलंबन क्या है। निलंबन, व्हाट इज निलंबन, निलंबन क्या है, क्या कहते हैं, व्हाट इज निलंबन। हटाइए, इंग्लिश नहीं आती है हमें। क्रियाकलाप 2.2 में समूह 100 के द्वारा पाया गया कि विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में प्रक्षेपित हो जाता है, विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में प्रक्षेपित हो जाता है, निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं, बल्कि माध्यम में समष्टि में निलंबित रहते हैं या निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। यानी निलंबन किसे कहते हैं, निलंबन का ही दूसरा नाम है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण उसे कहते हैं, यहाँ दिया गया विषमांगी मिश्रण उसे कहते हैं घोल जो ठोस द्रव में प्रक्षेपित हो जाता है, निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं है, वो भले उसमें मिल जाते हैं लेकिन घुलते नहीं, उसी में रहते हैं, घुलते नहीं है, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आँखों से दूर देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप पानी में बालू मिला देंगे तो वो तो दिखेगा ही ना, पानी में तेल वो तो दूर से ही दिख जाता है। तो यही है विषमांगी मिश्रण या निलंबन, इसी को कहते हैं। अब आपके सामने पूछा जा सकता है निलंबन के गुणधर्म। आपने समांगी मिश्रण के गुणधर्म देखे, यानी विलयन का गुणधर्म देख लिया। अब आपके पास निलंबन के गुणधर्म है। तो निलंबन के गुणधर्म में यह एक विषमांगी मिश्रण है, यह कणों आंखों से देखा जा सकता है। ये निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, ठीक है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे और बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। यानी जब आप विषमांगी मिश्रण करेंगे, ये दो पदार्थों को मिलाएंगे, यानी जैसे मानिए आप मानिए आप चीनी और बादाम को मिला दी, ये भी एक तरह का मिश्रण ही है, तो आप उसे निकाल सकते हैं। या फिर छोड़िए, पानी और बालू को मिलाइए तो आप यदि पतली छन्नी से छानेंगे तो वो छन कर निकल जाएगा। तो ये था विलयन, ठीक है, को पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरणें का प्रकीर्णन रुक जाता है। उसके आगे कोलाइडी विलयन क्या है। कोलाइडी विलयन क्या है पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 2.2 में समूह 2 के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइडी विलयन या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह विसरण विषमांगी प्रतीत होता है।
लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है। लेकिन वास्तविक में विलयन विषमांगी मिश्रण है। आगे देखते हैं। इससे पहले मैं ऊपर की चीजों को पढ़ लूं तो फिर देखेंगे। कोलाइड के कण छोटे आकार के कारण हम इसे आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देता है, जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा। प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। एक प्रश्न, फिजिक्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, आप इसे जरूर पढ़ेंगे। प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल इफेक्ट किसे कहा जाता है? तो प्रकाश की किरणों का फैलना ही क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट टिंडल नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। ठीक है, कैसे खोज किया था? तो एक कमरे में बंद छोटे छिद्रों के द्वारा जब आप प्रकाश की किरण आती है तो वहां पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। ठीक है, उसके आगे है कॉपर सल्फेट के विलयन का टिंडल प्रभाव और टिंडल प्रभाव नहीं। ये तो वो है, तो देख सकते हैं। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तो हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल कणों होते हैं जो कि कोलाइटिव कणों के समान व्यवहार करते हैं। ठीक है, आप इसके बाद ये सारणी देखते हैं। सारणी 2.1 कोलाइड्स के समान उदाहरण देखेंगे। प्रक्षिप्त प्रावस्था, द्रव प्रक्षिप्त माध्यम, ये आप देख पाएंगे सही से। तो प्रक्षिप्त द्रव गैस, एरोसोल प्रकार, एरोसोल उदाहरण कोहरा, बादल, कुहासा। ठोस गैस, एरोसोल का ठोस और गैस जो होगा धुआं, स्वचालित वाहन का निथार। फोम, शेविंग क्रीम, इमल्सन क्या होगा? दूध, फेस क्रीम, सॉल, मैग्नीशिया, मिल्क, कीचड़। फोम रबर, स्पंज, प्यूमिस, जेल, जेली, पनीर, मक्खन इत्यादि। ठोस सोल, रंगीन रतन पत्थर, दूध या कांच। बहुत कम ही बचा है, अब इसे थोड़ा सा वक्त और लेंगे और ये भी पेज खत्म होने को होगा। ठीक है, तो चलते हैं टिंडल प्रभाव। ये देखिए टिंडल कोलाइड के गुणधर्म, आप इसे जरूर याद करेंगे। कोलाइड के गुणधर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलाइड के गुणधर्म, यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देख जा सकते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं और साथ में उसके मार्ग का दृश्य बनाते हैं। उसके बाद है जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पे बैठ के, अर्थात ये अस्थाई होते हैं। क्या बता रहा है कोलाइड? जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठ जाते हैं, अर्थात ये अस्थाई होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते हैं। किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रित तकनीकी द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकता है, किंतु अपकेंद्रित तकनीक द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। कोलाइड के नियम प्रक्षिप्त प्रावस्था की प्रक्षेपण के माध्यम से बनता है।
क्या है, कोलाइड विलयन प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलयन पदार्थ की तरह का घटक है। विलयन पदार्थ की तरह का घटक या घटक या प्रक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में होता है उसे। उसके बाद है क्या, प्रक्षिप्त निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलाइड के परिक्षेपण माध्यम ठोस गैस द्रव की अवस्था को परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सारणी में कुछ उदाहरण दिए गए। आप सारणी तो छोड़िए, मैं उन्हीं चीज़ों को आपको बोलूँगा कि याद कीजिए जो कि आप के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। उदाहरण के साथ समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण में भेद कीजिए। तो समांगी मिश्रण वैसे पदार्थों के मिश्रण को कहते हैं जो कि पूर्णतः एक पदार्थ दूसरे मतलब विलायक में विलय घुल जाता है, और विसमांगी मिश्रण उसे कहते हैं कि जो विलायक में विलय पूर्ण रूप में नहीं घुल पाता, उसे हम विसमांगी मिश्रण कहते हैं। विसमांगी मिश्रण के उदाहरण हो जाएगा चीनी और पानी का मिश्रण। विसमांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा चीनी और बालू और पानी का मिश्रण, ठीक है। अब विलय, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो विलयन उसे कहते हैं, समांगी मिश्रण को कहते हैं निलंबन, विसमांगी मिश्रण को कहते हैं कोलाइड किसे कहते हैं, यहाँ पे था। यह भी एक विसमांगी मिश्रण है, किंतु यह कणों का आकार छोटा होता है कि पृथक आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एक संतृप्त विलयन बनाने का कोशिश करें। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में तापमान तथा तापमान पर सांद्रता ज्ञात करें। सांद्रता निकाल सकते हैं, आप निकालने का कोशिश करेंगे तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। आजकल जो परिवर्तन देख रहे हैं, मतलब कोई भी देख रहे हैं, वो किस प्रकार की परिवर्तन है। जैसे दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है, पानी से बर्फ बनना ये किस प्रकार का परिवर्तन है, और भी जो भी सारी चीज़ें हैं, तो उसका परिवर्तन किस प्रकार के परिवर्तन है, तो वो देखेंगे। तो हम देखेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ कहता है कि पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ बहाव, घनत्व, द्रवणांक तथा क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। उसके बाद अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यह एक परिवर्तन पदार्थों के संघटक में बिना परिवर्तन किए होता है अर्थ और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान है। सही बात। आप बर्फ भी पानी ही है, उसके बाद क्या बोलते हैं, जल भी पानी ही है, और जल का वाष्प बन के जो ऊपर जाता है वो भी पानी है। यानी भौतिक गुण अलग अलग है, लेकिन इसके रासायनिक रूप समान है। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव है, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न है। सही बात है। उसके बाद इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। तो एक चीज आप यहाँ लिख लेंगे कि कहाँ गया, रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। क्या आप इसकी पहचान कर सकते हैं? देखते हैं।
या फिर आप करके देखेंगे। निम्नलिखित को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। जैसे कि पेड़ों का काटना भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है, क्योंकि हम उसे फिर से वापस उसी अवस्था में नहीं ला पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पेड़ों को काटना भौतिक अवस्था होगा। उसके बाद मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, ये रासायनिक होगा। क्या होगा, हाँ, ये मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, खुद ब खुद फिर हम मक्खन बना सकते हैं, तो ये रासायनिक ही होगा। उसके बाद अलमारी में जंग लगना, ये रासायनिक। जल का उबलकर वाष्प बनना, ये हो जाएगा फिजिकल यानी भौतिक। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों को विघटित करना, ये शायद रासायनिक हो जाए, नहीं, ये भी फिजिकल यानी वो भौतिक ही होगा। जल में साधारण नमक का घुलना, फलों से सलाद बनाना, ये तो भौतिक ही होगा। लकड़ी और कागज का जलना, ये भी भौतिक ही होगा। अपने आसपास की चीजों को शुद्ध पदार्थ या मिश्रण से अलग करने का शुद्ध पदार्थों या मिश्रणों से अलग करने का प्रयत्न करें। शुद्ध पदार्थ से क्या प्रकार है, शुद्ध पदार्थ के क्या प्रकार हैं। शुद्ध पदार्थ को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। शुद्ध पदार्थ को उसके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व, रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस में रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंस लाइजिए सन 1747 से 1794 तक रहे, ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा का प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व वह मूल रूप है। आपको पूछ सकता है कि वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। तो उसके द्वारा आपको पूछेगा कि तत्व की परिभाषा क्या कहते हैं। तो यहाँ कहाँ गया, उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं, तत्वों का साधारण धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया गया है। यानी तत्वों को 3 भागों में विभक्त किया गया है, पहला धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। उसके बाद कहते हैं धातुएं प्रायः दिए गए निम्न गुणधर्मों में सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती है। तो क्या गुणधर्म दिया गया है, देखते हैं। हाँ, तो धातु क्या होती है, चमकीली होती है, ये चांदी जैसी सफेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है। उसके बाद ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ये तन होती है, यानी इसे खींचकर तार बनाया जा सकता है। ये आघातवर्ध होती है, इनको पीट कर एक चादर बनाई जाती है, चादर भी बनाया जा सकता है, ढाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती है, ध्वनिपूर्ण होती है। जैसे एग्जाम्पल सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण है। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है। यानी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कहेगा कि पारा धातु है लेकिन कमरे के रूम पर वो कैसी अवस्था है, तो द्रव। यानी पारा धातु होते हुए भी ये कमरे के तापमान पर द्रव है। उसके बाद है अधातु, दिए गए निम्न गुणों में से प्रायः कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती है। अधातुएं दिए गए निम्न गुणधर्मों में से प्रायः कुछ को या प्रदर्शित करती है। इसे भी आप याद रखेंगे। ये विभिन्न रंगों की होती है, ठीक है। ताप तथा विद्युत की कुचालकता, ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है। यानी अधातु ताप और विद्युत के कुचालक होती है। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्धन नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन को कॉलकॉक, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातु के उदाहरण हैं। कुछ तत्व
धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें उपधातु कहते हैं, मेटालॉइड। तो आपसे पूछा जाएगा कि उपधातु किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे कि कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें उपधातु कहा जाता है। एग्जाम्पल बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनिया, इत्यादि। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक तथा जबकि शेष तत्व मानव निर्मित है। अधिकतर तत्व ठोस है यानी सॉलिड है। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस हैं। दो तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव्य है। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान 300 डिग्री के से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। ठीक है, तो पूछेगा गैलियम और सीजियम तत्व का कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर अवस्था ले लेते हैं। तो ये तापमान कितना होगा? 300 केल्विन। ठीक है, उसके बाद अब प्रश्न आता है, टॉपिक है यौगिक किसे कहते हैं? एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियमित अनुपात के रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। उसे क्या कहते हैं? यौगिक। जब आप ये भी बोल सकते हैं, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आसपास में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं? ठीक है, कक्षा को 2 समूहों में विभक्त करें। दोनों समूहों को ये आप कर लेंगे। जिस लोहे के चूर्ण को सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएं, ये सब आप देख पाएंगे। मैं भाई पढ़ रखा हूँ, ठीक है। आप इसे, मैं जो बताता हूँ बस आप उसे याद करो, बहुत इनफ होगा। ठीक है, समूह एक द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है। समूह एक द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है। यह रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है। इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में न करें। समूह 2 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड, यह एक रंगहीन गैस है और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है। क्या लिखा है कि समूह 2 द्वारा प्राप्त हाइड्रोजन गैस सल्फाइड है, यह रंगहीन होते हैं और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है। आपने पाया कि दोनों समूहों द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न भिन्न गुणों को दर्शाते हैं। यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे, समूह 1 की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि समूह 2 की क्रिया के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन हुआ। समूह 1 द्वारा पदार्थों को सामग्री 2 पदार्थों का मिश्रण है। दिए गए पदार्थ लोहा तथा सल्फर है। मिश्रण का गुण जब दोनों से मिलते हुए तत्वों के गुण के समान है। समूह 2 द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है। ठीक है, ठीक है, कहाँ पे थे हम? यहीं पे थे ना, समूह 2 द्वारा। अब आप इसे देखेंगे, टेबल 2.2 मिश्रण तथा यौगिक। मिश्रण किसे कहते हैं? तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। घटकों के भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। तत्व क्रिया करके नए यौगिकों का निर्माण करता है। ठीक है, यौगिक या तत्व मतलब क्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है।
नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। नए पदार्थ की गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। घटकों को केवल रासायनिक एवं विद्युत प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है, यानी अलग किया जा सकता है। बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान है। इसी प्रकार संक्षेप में क्या लिखा है? यहाँ कहता है कि इसी प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ के भौतिक और रासायनिक प्रकृति के निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। पदार्थ ठोस द्रव या गैस, शुद्ध पदार्थ सरल तत्वों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। उसके बाद यौगिक नियमित संघटन रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकते हैं। उदाहरण के लिए जल, मीथेन, चीनी, नमक आदि। ये उदाहरण देखेंगे यहाँ पे, ये इस साइड कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा आदि। उसके बाद है कि समांगी मिश्रण समान संगठन। उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर, जल तथा अल्कोहल आदि। असमान गठन यानी विषमांगी मिश्रण। उदाहरण के लिए बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त, तेल में जल आदि। ये हो गया। अब आप यहाँ है कि आपने क्या सीखा। मिश्रण एक से एक, यहाँ से आप पढ़ेंगे, मिश्रण एक से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रण को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थों में पृथक किया जा सकता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन में बड़े अवयव को विलायक तथा छोटे अवयव को विलय कहते हैं। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान अथवा आयतन है। उसके बाद है वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आंखों से देखा जा सकता है, निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता। ठीक है, किसे? तो कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि सरलता से देखा नहीं जा सकता, किंतु इतना बड़ा है कि ये प्रकाश के फैलाव कर सकने में सक्षम होते हैं। कोलाइड उद्योगों में तथा दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विलयन के कणों का प्रक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। विलयन कणों को प्रक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं और विलायक जिसमें पूरी तरह से वितरित रहते हैं उसे प्रक्षेपण कहते हैं। ठीक है, प्रक्षिप्त और प्रक्षेपण भी समझ गए आप। उसके बाद है हम शुद्ध पदार्थ का तत्व या यौगिक हो सकते हैं। हम शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजन में निर्मित होता है। उसे क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक शुद्ध कहते हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे हम यौगिकों के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व तथा यौगिक अपने अपने गुणों को दर्शाते हैं। तो हेलो दोस्तों, ये रहा आज का ये पूरा सेशन खत्म हो गया। आप क्लास 9 के साइंस के चैप्टर 2 भी हमने देख लिया। अब चैप्टर 3 को देखेंगे। आशा है कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो कि हमने आपको बिना एनसीईआरटी पढ़े एनसीईआरटी को पढ़ लिए, सुन लिए और थोड़ी कुछ ज़्यादा तो नहीं, हम खुद भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े मास्टर नहीं है। तो जो भी हो सका हम अपने अंदर से वो जानकारियाँ निकाल के दी। हमें जितनी जानकारियाँ थी हमने दी। आशा है कि
आप सभी को अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा अपने भाई के लिए, बहुत मोटिवेट करती है एक लाइक। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि जब भी हम रोज़ डेली वीडियो डालेंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले दिन। राम राम, जय हिंद, जय भारत।